नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अखनका गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व विधायक नसीब अहमद समेत कई लोग उपस्थित हुए। वहीं मूलचंद शर्मा ने लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की जल्द समस्या दूर की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास कर रहा है। तो जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और जनसंवाद कार्यक्रम लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए निर्देश दिए। तो परिवहन मंत्री ने शिरकत की है, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गई। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र समालखा में कई गांव में दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आम जनता की अधिकारियों को समस्याओं के समाधान संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद पात्र नागरिकों को बीपीएल राशन कार्ड, चिराग आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन आदि लाभ पहुंचा रही। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हजारों योग्य पात्र युवाओं को नौकरियां प्रदान कर उन्हें ठेकेदारों के शोषण से बचाने का कार्य किया। सरकार समालखा विधानसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा रही है। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पंचायत चुनावों में महिला को बराबरी की भागीदारी प्रदान कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। के साथ चौधरी बंसीलाल के साथ एक बात जुड़ी, लोग बड़े गौरव के साथ अपने सड़कों पे वोट हमारा मानना यह है कि मास्टर की उसको सम्मान सम्मान देंगे वो हमारा ये है कि जनक रहना चाहिए, नजदीक रहना चाहिए, ज्यादा दूरी ना हो, ताकि उसका अपना ही मूड बदल ठीक हो, ताकि वो ठीक तरीके से काम कर सके। ठीक बात है। तो इसलिए हमने जो ये ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, तो उसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है हमारी है। तो समस्याओं को सुना है। कंवरपाल गुर्जर ने गांव का दौरा भी किया, लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन निराकरण के लिए आदेश भी कंवरपाल गुर्जर ने दिए। समस्याओं के समाधान संबंधित निर्देश दिया गया। बता दें कि पानीपत दौरे पर रहे कंवरपाल गुर्जर और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द निदान का आश्वासन दिया। चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण एक अहम मुद्दा है, इससे अधिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज तक दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी सबसे पहले इस बिल को लेकर आए थे, लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया था। 2016 में भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे इस बिल को लाने का आग्रह किया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के सामने यह मुद्दा रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आप देखेंगे इसमें 15 लाख महिलाएं सशक्त तो हुई, लेकिन साथ साथ करीबन निर्वाचित 40% महिलाएं आगे आई और अपना हक मिला और उनको भागीदारी मिली और वो जाके पॉलिसी मेकिंग में भी आगे आई। उसके बाद जब हमारी सरकार यूपीए सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार, तो वो फिर ये बिल लेकर आए कि लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित किया जाए। अफसोस तब हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी जैसे आज मोदी जी के पास है, और ये बिल पारित ना हो पाया। 2016 में सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी जब हमारी कांग्रेस अध्यक्षा थी,
तो उन्होंने मोदी जी को खत भी लिखा और ये कहा भी कि आपका जो नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, उस मैक्सिमम गवर्नेंस में मैक्सिमम भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए और आपको ये अध्यादेश लेकर आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मोदी जी लंबी चुप्पी साध गए। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, रिश्वतखोर पटवारी पर गाजगिरी, डीसी ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर लेता था रिश्वत, पटवारी पर पत्रकारों से मारपीट का भी आरोप है। रिश्वत लेते वक्त पत्रकारों ने वीडियो बनाई थी। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर रिश्वत लेता था पटवारी पर पत्रकारों से मारपीट का भी आरोप। रिश्वत लेते वक्त पत्रकारों ने वीडियो बनाई थी। और फरीदाबाद से बड़ी खबर, रिश्वतखोर पटवारी पर गाजगिरी है, डीसी ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। जहां म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर रिश्वत लेता था पटवारी पर पत्रकारों से मारपीट का भी आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रिश्वत लेते वक्त पत्रकारों ने वीडियो बनाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फरीदाबाद से रिश्वतखोर पटवारी पर गाजगिरी है, डीसी ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। तो रिश्वतखोर पटवारी पर गाजगिरी है और ऐसे में आपको बता दें कि डीसी ने पटवारी को फिलहाल सस्पेंड किया है। पत्रकारों ने रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाई थी। पहले से ही बल्कि रिव्यू मीटिंग हम हर महीने लेते आए हैं, तो उसमें कुछ जगह कुछ समस्या लोगों की देखने में मिली है। तो साथ ही सभी एसडीएम्स को भी, सभी तहसीलदार को भी मैंने कहा है कि जो भी काम है पेंडिंग किसी का ना रहे। तो इसी के चलते ही विजिट जो रहती हैं, तो मैंने पटवार खाने का भी विजिट करा था, तो उसमें कुछ खामियां सामने आई थी। तो 2 पटवारियों की उसमें डिपार्टमेंटल खोली है। इसके अलावा 1-2 पटवारी की शिकायत सामने आई थी स्पेसिफिक। फरीदाबाद प्रशासन ने 25 तारीख तक बसंतपुर, अगवानपुर, इमाइसिलपुर में यमुना घाट के साथ बने हुए मकान को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया, जिससे फरीदाबाद में लगभग 15,000 लोगों को अपना आशियाना छीन जाने का डर सता रहा है। लोग दहशत में हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और ये नोटिस लोगों के घर के बाहर प्रशासन द्वारा चिपकाया गया। बता दें कि इस नोटिस में लिखा गया है कि बसंतपुर, भगवानपुर, इस्माइलपुर में यमुना बांध के साथ बने अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है, जिन पर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। नोटिस आया है कि घर खाली करो, काके तो टूटेंगे मकान सारे। तो हम लोग वैसे छोड़ थोड़ी नहीं देंगे मकान। हमने रकम से खरीदे हैं, कोई घेरी नहीं है जमीन हमने। हम तो लड़ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, सरकार कुछ भी करे, हमारी जमीन बचाए। वहीं अंबाला में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि रामशरण नाम का व्यक्ति अपने नए बन रहे मकान के सामने सोया हुआ था, जिसका सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा भाई था रामशरण शर्मा, उम्र 50 साल के करीब थी। भाई पहले डेयरी का काम करता था यहाँ पर, अभी डेयरी बंद कर दी थी। डेयरी छोड़ के अब ये तोड़ के सारी डेयरी शोरूम बना रहे थे। कल लेंटर डला था, तो रात को भाई यहीं सो गया मंजा डाल के, पंखा लगा के निगरानी के लिए, क्योंकि सामान पड़ा था यहाँ पर काफ़ी खुला। नौकर नीचे सो रहा था हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। बस रात को 11 बजे लेबर गई है, उनको रोटी खिलाई है जाने से पहले, और उसके बाद सवेरे 5 साढ़े 5 बजे नौकर आया घर पे बुलाने कि भैया को किसी ने मार दिया। वो सवेरे आके भैया को उठाया, भैया उठे नहीं। टागोर गार्डन के पास एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी है, तो मौके पे पुलिस पहुंच के बॉडी को कब्जे में लेके और आगे ही कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस तरह से हत्या की गई है? फिलहाल तो हत्या तो किसी शार्प वेपन से ही है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखते हैं क्या आता है आगे। वहीं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी कर दिया है। HCSA मेन और एलाइट के नतीजे जारी किए गए, जिसके लिए 9 अक्टूबर को इंटरव्यू और वाइवा होगा। बता दें कि इस साल अगस्त में परीक्षा हुई थी। मामला फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके से, जहां सिद्धाता आश्रम के पीछे जंगलों में
2 नाबालिग छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक यश और युवराज दोनों घर से घूमने के लिए गए हुए थे। शाम 6 बजे युवराज के अपने बड़े भाई से बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि जल्द ही घर आ रहा हूं, और उसके बाद से लगातार फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब रात 10 बजे तक उसका फोन नहीं उठा, तब युवराज के पिता बीपीटीपी थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस से छात्रों के फोन की लोकेशन निकलवाई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों छात्रों के शव पेड़ से लटके हुए थे। मृतक युवराज के पिता ने बताया कि बीते दिन बेटा अपनी मां के सामने बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मां ने कई बार पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो घूमने बाहर चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये 3:30 बजे से था जी, तो 6 बजे बात हुई इससे, कह रहा था बोले मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फोन कराया जी 7:30 बजे इसको, फिर ये जी फोन नहीं उठाया इसने। इसकी मम्मी और बड़े वाला बेटा करते रहे। फिर उसके बाद जी मैं आ गया 8 बजे से। फिर मैंने भी फ़ोन किया खूब, 9 बजे तक फ़ोन मिलाते रहे, फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। कि नहर पार सेक्टर 84 में रहने वाला एक बच्चा है और दूसरा बच्चा सेक्टर 31 का है। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन दोस्त हैं दोनों। ये घर से निकला था, जो नहर पार जो रहते हैं सेक्टर 84 में, लड़का नाबालिग लड़के हैं दोनों ही, करीब 16 साल की उम्र है इनकी। और अपने घर से स्कूटी लेके निकला था करीब परिजनों के मुताबिक 4-4 बजे, और ये फिर अपने दोस्त के पास गया था। उसके बाद ही करीब 9-9:15 बजे तक घर नहीं आए, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी फ़ोन से कि हमारा बेटा घर नहीं आया है। और उसके बाद फिर पुलिस ने अपने जो भी साधन से उसको सर्च आउट किया अपने मुखबिर से रूम से, तो पता लगा कि सिद्धार्थ आश्रम के आसपास कहीं है। फतेहाबाद में आशा वर्कर के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन चलाया गया, जहां यह आंदोलन फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंची और वहां पर उन्होंने गिरफ्तारी दी। आशा वर्कर का कहना है कि वो पिछले 50 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। आशा वर्कर ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानी तो 8 अक्टूबर को करनाल में एक बड़ी रैली की जाएगी और आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो नौकरी की उम्र है आशा वर्कर की, वो 65 साल होनी चाहिए। न्यूनतम वेतन जब तक सरकार हमें पक्का घोषित नहीं करती, हमें 26,000 न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। हमें TADA मिलना चाहिए, और जो कि हमारा जो ये फिक्स है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। जो हमारी बढ़ोतरी है वो हमारी होनी चाहिए। इन मांगों को लेके आशा वर्कर 50 दिन से हड़ताल पे बैठी है। गोला चीका में आवारा पशुओं से तंग आकर शहरवासियों ने नया कदम उठाया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बेसहारा घूम रही गायों को पकड़कर SDM कार्यालय के मुख्य द्वार पर बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जल्द ही इन्हें संभाला नहीं गया तो जनता सख्त कदम उठाएगी। लोगों ने कहा है कि इलाके में आवारा जानवरों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, साथ ही इन हादसों में जानवरों की मौत भी हो जाती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहता। 2 दिन पहले भी 2 सांडों की लड़ाई में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए थे। आए दिन हादसे हो रहे हैं, उनको लेकर, और गौ माता भी बेसहारा फिर रही है, इन सबको लेकर यहाँ आए थे कि SDM साहब इनको अपना गौशाला में बंद करवाए। और ये कहते हैं कि तस्करी होती है गौ माता की। अगर गौ माता गौशाला में होगी तो तस्करी कौन करेगा? ताकि हादसा ना हो। बेसहारा पशुओं के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन समाज में अपनी सरकारें भी ऐसा करती रही हैं, गौशालाओं को सुधार के लिए काफी प्रयत्न करती रही हैं। इसमें सिर्फ सरकारों से मतलब इतना करना, साथ ही साथ हमारा समाज भी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट है। SSB 3rd बटालियन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में कार्यरत महेंद्रगढ़ के गांव कुराहवटा निवासी संदीप सिंह का
हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। शहीद संदीप कुमार का पार्थिव शरीर सुबह 7 बजे राव तुलाराम चौक के पास पहुंचा और सैकड़ों की संख्या में बाइकों पर सवार युवकों ने शहीद संदीप कुमार अमर रहे के नारों के साथ गांव कुरहावटा तक शहीद संदीप कुमार की यात्रा निकाली। पैतृक गांव कुरहावटा में शहीद को सैनिक टुकड़ी की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं अंतिम विदाई में जनसैलाब उमड़ा। परिवार को आश्वासन मिला कि जो भी सरकार की तरफ से मदद मिलती है उनको दी जाएगी। आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं इस मुश्किल की घड़ी पर, तो ऑन द बिहाफ ऑफ DGSSB यूनिट की तरफ से मैं दुख प्रकट करता हूँ। जहाँ तक तलक संदीप कुमार का है, जो डिटेल्स है वो तो खैर होगी ही, लेकिन मोटा मोटा जहाँ तक मेरे को पता है, संदीप कुमार 2013 में SSB में आया था और अभी 3-4 साल से इस यूनिट में कार्यरत था। इनिशियली ये 50 बटालियन में आया था। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मतलब ये घर से छुट्टी काट के गया। ठीक था, कोई ऐसी इसकी कोई हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री कोई ऐसी नहीं थी जहाँ तक हमने सुना है। तो 23 को दिन को बॉर्डर पे डिप्लॉयड था ये, तो इसको अचानक वॉमिटिंग से हुई ब्लड की। उसके बाद फॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर साहब उस दिन मेडिकल ऑफिसर जो है वो MPC के संदर्भ में वहीं थे, तो उन्होंने जब इमीडिएट देखा और इमीडिएटली उसको एवोकेट कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लखनपुर खेरी में। ये भाई साहब हमारे पास सुबह 4-4:30 बजे पहुंच गया, तो वहाँ से हम महेंद्र रोक लिया था इसको। उसके बाद हम सुबह 7 बजे इसको महेंद्र से लेकर यहाँ रवाना हुए हैं, क्रियाकर्म करके यहाँ इसको लेके आए। आपको कब सूचना प्राप्त हुई? हमको सर 23 तारीख को इवनिंग को सूचना प्राप्त हुई। संदीप है जो गांव खुरावटा जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, तो उसका निधन 23 तारीख को अचानक किसी बीमारी वजह से हो गया। तो हम जो 25 बटालियन न्यू दिल्ली गिटौनी में कार्यरत है, हमारे को DGSSB की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए मतलब डिटेल किया गया कि एक गार्ड लेके मुझे कमांडर बना के यहाँ भेजा गया कि शहीद को सलामी दी जाए ऑन द बिहाफ ऑफ DGSSB। मैं यहाँ पे मेरी गार्ड को सैनिक गार्ड को लेके आया और जो पार्थिव देह है जो हमारा संदीप है उसको यहाँ पे जो सलामी दी गई DGSSB की तरफ से। और इस दुख की घड़ी के अंदर हमारी पूरी SSB और DGSSB की तरफ से ये है इनके परिवार के लिए जो भी जरूरी चीज़ें आवश्यक शर्तें या जो भी नियम है उस अकॉर्डिंग पूरा SSB परिवार इनके साथ है। और मैं भगवान से इनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। जय हिंद। JGB के पूर्व जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेरिया ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार से मांग की है कि उन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शख्स से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरी कौम को गाली दी है और सदन का अपमान किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सांसद को उसके धर्म के प्रति अपशब्द कहते हुए आतंकवादी बोला है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तैयब हुसैन घासेरिया ने जवाब दिया और इसकी निंदा की है। बिधूड़ी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया वो निंदनीय है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है, जिस पर तैयब हुसैन घासेरिया ने जवाब दिया। तो रमेश बिधूड़ी के बयान पर विरोध जताया जा रहा है। तैयब हुसैन घासेरिया ने जवाब दिया और बिधूड़ी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा, ये मांग की जा रही है। ये किसी पार्टी विशेष के बैनर के तले नहीं होगा। मेवात के जागरूक नागरिक की हैसियत से मैंने इस बात को गहन चिंतन किया और मेवात की आवाम की तरफ से ये ज्ञापन दिया जाएगा। ये राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो सुबह यहाँ से मैं अपने कार्यालय से अपने साथियों से ही माननीय DC के कार्यालय में
राष्ट्रपति जी के नाम में ज्ञापन दिया जाएगा, डीसी साहब के मार्फत दिया जाएगा। बड़ी सजा